students, today we start with a new chapter, lesson number 13, manufacturing industries. Now, let's start. The process in which man can change the natural resources into usable conditions according to his intellectual, cultural and economic capacity is called industry. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई इंसान, मैन, लोग कैन चेंज द नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, उन रिसोर्सेज को एक यूजेबल कंडीशन में ले आते हैं. लाइक वुड है, अगर वुड को हम टेबल बना लें, बेंच बना लें या फिर कबर्ड बना लें, अलमीरा बना लें, तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक यूजेबल कंडीशन में लाना, उस प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि से, कल्चरल और इकोनॉमिक कैपेसिटी से, यानी हम वो अफोर्ड कर पाए. एक इंसान ने अगर कोई चीज नेचुरल रिसोर्स से बना ली लेकिन हम उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, खरीद ही नहीं सकते, तो उस चीज का बनने का फायदा क्या है. तो एक ऐसी चीज जो यूजेबल भी हो, इकोनॉमिक भी हो, मतलब और कल्चरल भी हो, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो कल्चर पे बहुत फोकस करती है, ट्रेडिशन पे बहुत फोकस करती है, तो कल्चरल भी हो और इकोनॉमिक भी हो, खरीद भी सकते हो, इतनी ज्यादा महंगी ना हो, और इंटेलेक्चुअल हो, बहुत बुद्धि से बनाई हुई हो कि लोग को देखकर पसंद आए कि हाँ हमें ये चीज लेनी है. कैपेसिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री. ओके, इन इंडिया द इंडस्ट्रियल ट्रेडिशंस आर फाउंड सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ट्रेडिशंस है वो हमें मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से. एट दैट टाइम इंडिया यूज्ड टू प्रिपेयर कॉटन टेक्सटाइल, क्ले यूटेंसिल्स, ब्रॉन्ज आइटम्स एंड बीड्स. उस टाइम पे इंडिया प्रिपेयर करती थी कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन से बनी हुई चीजें, क्ले मिट्टी से बनी हुई चीजें, क्ले यूटेंसिल्स मिट्टी के बर्तन, ब्रॉन्ज आइटम्स जो ब्रॉन्ज से बनती है, एंड बीड्स छोटे छोटे मोती काइंड. अप टू 18th century इंडिया वॉज अहेड इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. अब 18th century तक इंडिया जो है अब वो बढ़ चुका था शिप बिल्डिंग की तरफ, यानी शिप बनाने की तरफ. इंडिया वॉज ऑल्सो अहेड इन हैंडीक्राफ्ट एंड इन कॉटेज इंडस्ट्रीज. प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम रीड कर चुके हैं कि इंडिया जो है वो हैंडीक्राफ्ट में, जब फॉरेनर्स इंडिया में आए उससे पहले से ही इंडिया हैंडीक्राफ्ट में, कॉटेज इंडस्ट्रीज में पहले से ही आगे था. कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है जैसे गांव घरों में, विलेज एरियाज में, जो घर घर में छोटे छोटे काम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे अचार बनाना, पिकल वगैरह बनाना, या फिर कुछ हैंडमेड चीज प्रिपेयर करना, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है जो घर से जो काम किया जाता है, या एक छोटी सी जगह से जो छोटा मोटा बिजनेस कह सकते हो वो किया जाता है. तो उसमें इंडिया जो है पहले से ही आगे है. देयर वॉज ए हैवी डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन क्लोथ, मुस्लिम क्लोथ, मेटल यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स. यहाँ पे ये शुरू से ही इंडियन कॉटन क्लोथ की डिमांड रही है, मुस्लिम क्लोथ की, और मेटल यूटेंसिल्स, जो मेटल के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनकी डिमांड रही है, और ऑर्नामेंट्स, यहाँ के जो गहने होते हैं उनकी डिमांड हैवी डिमांड रही है ऑफ इंडिया. विद द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन in England, the Britishers used to take away raw material, especially raw cotton. जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ इंडिया में, और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड जब लेकर आया, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाया करते थे. रॉ मटेरियल में रॉ कॉटन क्लोथ, यहाँ से रॉ कॉटन लेके जाते थे. स्पेशली they used to follow the policy of selling the goods manufactured in England at a higher price in India, so the Indian market would collapse. अब वो क्या करते थे कि यहाँ यानी इंडिया से रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन लेके जाते थे इंग्लैंड, वहां पे वो लोग उससे कपड़े बनाते थे या कोई भी फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, जिससे पूरी चीज तैयार हो जाती थी, और उसको और महंगे दामों में, हायर प्राइस पर इंडिया में ही बेचा करते थे. मतलब यहाँ से सस्ता कॉटन ले गए, वहां पे कोई चीज बना ली, सपोज टी शर्ट बना ली, और वही टी शर्ट वो हायर प्राइस में यानी महंगी करके महंगे प्राइस पे इंडिया में बेचा
किया करते थे, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट कोलैप्स हो चुकी थी, क्योंकि जितना वो कमाते नहीं थे उतना वो उस चीज को खरीदने में गवा दिया करते थे, तो इंडियन मार्केट खत्म हो गई। दिस डैमेज्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंडियन क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडिया हेवीली। इस तरीके से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और इंडियन क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडिया, जो इंडियन क्राफ्ट्समैन है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको बहुत डैमेज हुआ और वो कोलैप्स हो गई बहुत बुरी तरीके से। सो इस पैराग्राफ में हमने इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, द प्रोसेस इन विच man can change the natural resources into usable conditions according to his intellectual cultural and economic capacity is called इंडस्ट्री। चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, वो प्रोसेस इन विच मैन कैन चेंज द नेचुरल, जिसमें मैन चेंज कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को इनटू यूजेबल कंडीशंस, नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल कंडीशन में डाल सकता है अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री। ओके, सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री तो समझ आ गया कि इंडस्ट्री क्या होता है, बट इंडस्ट्री क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है इंडस्ट्री की। टुडे द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस डिपेंड्स ओनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जो नेशन का एग्जिस्टेंस है, यानी अगर हमारा नेशन टिका हुआ है, एग्जिस्टेंस है, तो वो टोटली डिपेंड करता है ओनली ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री पे, कि अगर इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है उस पे जितना वो डेवलप होगा, इंडस्ट्री जितनी डेवलप होगी उतना ही नेशन डेवलप होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के बिना इम्पॉसिबल है। दोज कंट्रीज विच हैव डेवलप्ड मोर इंडस्ट्रियली हैव स्ट्रेंथेंड देयर इकोनॉमी इक्वली। जो कंट्रीज विच हैव डेवलप्ड, जो डेवलप होती हैं मोर इंडस्ट्रियली, हैव स्ट्रेंथेंड, जो कंट्री में ज्यादा इंडस्ट्रियल होती है वो ज्यादा स्ट्रेंथेंड होती है, इकोनॉमिक उनकी मतलब उतनी ही स्ट्रेंथ होती है जितनी उनकी इंडस्ट्रियल होती है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रियल होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिकली वो कंट्री ऊंची होगी। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ कोरिया are prosperous and developed nations on the basis of their industrial development.
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बेसिस पे जो प्रॉस्परस है वो है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ कोरिया। ये 4 एग्जाम्पल हैं। दोज कंट्रीज वेयर इंडस्ट्रीज आर आइदर नॉट डेवलप्ड और आर लेस डेवलप्ड और नॉट केपेबल टू हार्नेस द नेचुरल रिसोर्सेज एज ए इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। वो कंट्रीज जहां पर इंडस्ट्रीज या तो वो डेवलप नहीं है या वो डेवलप कम है या फिर वहां पे कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज से जो है रॉ मटेरियल से कुछ इंडस्ट्रियल की तरह इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल चला सके। They have to sell their natural resources at a cheaper price and purchase the things made of the same raw material from foreigners at higher price। ऐसे देश जहां पर या तो वो डेवलप नहीं है या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि रॉ मटेरियल को किस तरीके से इंडस्ट्री में डालकर और नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कंट्रीज क्या करती है, अपना वही रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री को सस्ते दामों में बेच देती है। चीपर रेट में, सस्ते रेट में वो रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री को बेचती है। दूसरी कंट्री उसी का फिनिश्ड गुड बना के यानी उसी का प्रोडक्ट बनाकर और उसी कंट्री को जहां से उसने चीपर रेट में रॉ मटेरियल खरीदा था उसी कंट्री को हायर रेट में बेचती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट अबाउट 29% ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया के नेशनल प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 29% कंट्रीब्यूट करती है। The administrative policy of British rule broke the backbone of Indian industrial structure। जब पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज आई उसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन टूट गई। ड्यूरिंग स्लेवर पीरियड इंडस्ट्रीज विद मॉडर्न मेथड्स कुड नॉट बी स्टार्टेड इन इंडिया। मॉडर्न मेथड से वो एकदम से स्टार्ट नहीं हो पाई इंडिया में। इन 1853 the first industrial complex of iron furnace based on charcoal was founded but it failed। 1853 में पहली इंडस्ट्री आई आयरन फर्नेस को के बेस पे ऑन चारकोल was found, जब चारकोल मिला था, but it failed, पर वो फेल हुई। फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट was made in 1854 in cotton textile industry। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहला जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट मिला वो 1854 में मिला। देन आफ्टर ए जूट मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1855 एट रिसरा नियर कोलकाता। कोलकाता के पास जो रिसरा एक जगह है वहां पे 1855 में जूट मिल इंडस्ट्री सेटअप हुई। ए फैक्ट्री वॉज फाउंडेड एट कुल्टी for making iron, which was closed after few years. It was restarted in 1881। जो आयरन मेकिंग वो थी फैक्ट्री थी वो कुछ टाइम पहले जो बंद हो चुकी थी, जो नहीं चली थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी, 1881 में उसको रीस्टार्ट किया गया। In 1907 a new dimension was provided with the founding of Tata Iron and Steel Company at जमशेदपुर। 1907 में एक नई मीन्स फाउंड हुआ जब टाटा आए और उन्होंने यहाँ पे पहले वो फॉरेन कंट्री में ही सेटअप किया करते थे अपना सारा, बट जब वो इंडिया आए और यहाँ पे उन्होंने जमशेदपुर में स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी डाली तो उससे नए डायमेंशन मिले। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। Industries are divided on the basis of human labor, ownership and the sources of raw material। Industries को डिवाइड किया गया है on the basis of human labor के बेसिस पे, ओनरशिप पे and the sources of raw material, और जो raw material के sources है उनके बेसिस पे। On the basis of human labor the industries can be divided as small scale and large scale industries। अब इंडस्ट्री को 3 में डिवाइड किया गया।
किया गया इसे ह्यूमन लेबर, सेकेंड उसे डिवाइड किया गया ओनरशिप, ठीक है। थर्ड उसे डिवाइड किया गया सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, ह्यूमन लेबर के अंदर ये यहाँ पे कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड एज स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब ह्यूमन लेबर में वो फिर से सब डिवाइड हुई टू पार्ट्स में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज large scale industries, divided as on the basis of human labor industries, human labor ownership, sources of raw material, human labor, small scale industry, large scale industry. On the basis of human labor the industries can be divided as small scale and large scale industries. Those industries where more employment is available is known as large scale industries. Large scale industries किसे कहते हैं? जहां पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलती है उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। Those industries where more employment is available, जहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होते हैं उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसका एग्जाम्पल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। When an industry is under the direction of an individual's ownership and the number of laborers is also less, it is called small scale industry. ये डेफिनेशन आ सकती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और एक क्वेश्चन और बनता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा बताया है कि कोई इंडस्ट्री जब किसी इंडिविजुअल ओनरशिप यानी इसका जो मालिक होता है एक ही होता है, ओनर होता है वो एक होता है, इंडिविजुअल होता है, या फिर नंबर ऑफ लेबर्स, और इसमें नंबर ऑफ लेबर्स भी कम होते हैं, इसमें नंबर ऑफ लेबर्स एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा रहता है, इसमें नंबर ऑफ लेबर्स कम रहता है, इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। एग्जाम्पल शुगर, खांड सारी इंडस्ट्री। बिसाइड्स दीज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज, इसके अलावा भी इंडस्ट्री को और क्लासिफाई किया है प्राइवेट, पब्लिक, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव ग्रुप्स। सो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज। इंडस्ट्रीज को काफी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया इंडस्ट्री को, ह्यूमन ओनरशिप और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन इन्होंने सेकंड टाइप से भी इसको क्लासिफाई किया है, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव ग्रुप्स। प्राइवेट से पता चलता है कि प्राइवेट यानी किसी एक इसका ओनर होगा, पब्लिक में गवर्नमेंट इसकी ओनर होगी, कोलैबोरेटिव एक से ज्यादा दो पार्टनर्स होंगे, और कोऑपरेटिव ग्रुप्स यानी इधर भी एक कंपनी दूसरी कंपनी से हाथ मिलाती है। सो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज। इंडस्ट्रीज को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल the industries can be classified into agro based industries and mineral based industries. अब sources of raw material, जब sources of raw material है तो उसको फिर से क्लासिफाई किया है टू पार्ट्स में। agro based industries, सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज।
लेबर हो गया, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। अब इसकी एग्जांपल दे रखे हैं, लार्ज स्मॉल स्केल का एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री, लार्ज स्केल का कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Now they will explain about agro based industry. Sources of raw material में दो है, agro based industry, mineral based industry. Now agro based industry, cotton textile, jute, silk, woolen textile, sugar, paper, etc. are industries based on the material obtained from activity based on agriculture. See, agro based से ही समझ आ रहा है, agro means agriculture. जो चीजें हमें एग्रीकल्चर से मिले, जो थिंग्स या प्रोडक्ट्स हमें एग्रीकल्चर से मिले, जो रॉ मटेरियल, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल बोला, जूट बोला, सिल्क बोला, वुलन टेक्सटाइल बताया, शुगर, पेपर एटसेट्रा। नाउ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अब ये लार्ज स्केल जो होती है। एग्रो बेस्ड में जो कॉटन टेक्सटाइल है उसके बारे में बताया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, गारमेंट इंडस्ट्रीज हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है, इम्पोर्टेंट प्लेस है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो कि इंडिया में है। दिस इंडस्ट्री provides employment to about 3.5 करोड़ people. ये जो इंडस्ट्री है ये प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉयमेंट 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देती है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन दी कंट्री। पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया होल्ड्स सेकेंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल में इंडिया स्टैंड करता है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे, आफ्टर चाइना, यानी चाइना नंबर 1 पे है, देन इंडिया है कॉटन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में। इट इज अ मेन इंडस्ट्री फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। फर्स्ट, कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। सबसे पहले कॉटन मिल कहाँ एस्टैब्लिश हुई? मुंबई में। देन आफ्टर Shahpur mills and Calico mills were established in Ahmedabad in Gujarat. उसके बाद अहमदाबाद गुजरात में एस्टैब्लिश हुई। In the initial years, the cotton textile mills were established in Mumbai and Ahmedabad. उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो एस्टैब्लिश हुई मुंबई और अहमदाबाद में। These mills were established due to cheap cotton. ये जो मिल्स है वो एस्टैब्लिश हुई क्योंकि चीप कॉटन सस्ता मिलता था। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी थी, यानी आ जा सकते थे या फिर जो प्रोडक्ट बनता था वो इजीली मार्केट तक पहुंचाया जा सकता था। पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड फेवरेबल मार्केट्स, जो फेवरेबल मार्केट्स है या फिर पोर्ट्स है एक्सपोर्ट के लिए वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते थे। These mills were established due to cheap cotton, availability of labor, transport facilities, ports for export and favorable markets. Today, cotton textile mills are located in about 100 cities in the country. आज कॉटन टेक्सटाइल्स पूरी कंट्री में कम से कम 100 सिटीज में है, जो कि पहले सिर्फ मुंबई में थी, देन अहमदाबाद में थी, और आज पूरी कंट्री में 100 सिटीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। मेन ट्रेडिशनल एंड इम्पोर्टेंट सेंटर्स एट प्रेजेंट आर मुंबई, अहमदाबाद, भिवांडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एंड उज्जैन। जो मेन ट्रेडिशनल और इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं आज के टाइम पे वो मुंबई, अहमदाबाद, भिवांडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर एंड उज्जैन। There are more mills in Mumbai in Maharashtra, hence it is called a cotton polis
ऑफ इंडिया, इसको कॉटनोपोलिस भी बोलते हैं इंडिया का, महाराष्ट्र को, मुंबई को, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे ज्यादा मिल्स है। द इंडस्ट्री इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड एट पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव सिटीज, इन सब में भी एस्टैब्लिश हो गई इंडस्ट्रीज। इन गुजरात, अहमदाबाद इज एज मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है, ईस्ट का मैनचेस्टर, पूरे वर्ल्ड में ईस्ट का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की डेनिम सिटी अहमदाबाद। बिसाइड्स cities like Vadodara, Kalol, Bharuch, Surat, Porbandar, Bhavnagar, Rajkot, etc. are also included. इन cities में कुछ और भी cities included है अहमदाबाद के साथ साथ, that is वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट etc. कोयम्बटूर is the main center of Tamil Nadu. तमिलनाडु का मेन सेंटर है कोयम्बटूर। चेन्नई एंड मदुरई सिटीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, चेन्नई और मदुरई सिटीज भी इंक्लूडेड है। मेन सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश आर कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ एटसेट्रा। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एंड देवास आर मेन सेंटर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ, इस तरह से और भी हैं। और मध्य प्रदेश में एमपी में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एंड देवास। इन वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद आर द मेजर सेंटर्स। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर सेटअप ऑल्सो इन राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। कॉटन टेक्सटाइल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी सेटअप हुई। एक्सटेंसिव मार्केट सेंटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी हैव कंट्रीब्यूटेड कंसीडरेबली इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। जो एक्सटेंसिव मार्केट सेंटर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है वो डिसेंट्रलाइज हुई। मींस पूरे इंडिया में एक ही जगह पे ये इंडस्ट्री नहीं रही, हर सिटी में, हर स्टेट की किसी न किसी सिटी में ये डिसेंट्रलाइज बट गई। टुडे cotton textile industry is facing a tough competition due to the factors like inadequate supply of best variety of cotton, use of old machinery, irregular electric supply, competition from artificial fiber cloth in the market and keen competition in global markets। आज जो cotton textile है, इंडस्ट्री है, इस फेसिंग वो एक टफ कंपटीशन दे रही है ड्यू टू द फैक्टर्स। किन फैक्टर्स की वजह से? इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन, कॉटन की अच्छी सप्लाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। यूज ऑफ ओल्ड मशीनरी, मशीनरी का जो लेवल है वो पुराना ही है, उसका वर्जन चेंज नहीं हुआ। इरेग्युलर इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलर नहीं रहती है। कंपटीशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर क्लोथ भी आ गए हैं जो उसके कंपटीशन में है इन द मार्केट एंड कीन कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केट। और उसके अलावा ग्लोबल मार्केट में भी जो कंपटीशन है उसकी वजह से भी। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ टू रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ्स रशिया में, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो। सो फॉर फर्दर we will continue this lecture, continue this chapter in next lecture. So till then make notes, okay, and submit your worksheets on time। और मेरे को आप जिन बच्चों ने भी
सेंड नहीं करी है वर्कशीट, वो बच्चे मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपने सारे के सारे जितने भी अभी तक की वर्कशीट रह गई है, चाहे वो इंग्लिश हो या एसएस हो, सोशल स्टडीज की, वो सारी सबमिट